T20 वर्ल्ड कप में पूरा परफॉर्मेंस देने के बाद अब पाकिस्तान अपनी ओडीआई कैंपेन का आगाज़ करने जा रहा है और डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान खेलने जा रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट। और इस टाइम से लेकर अगले साल अक्टूबर तक पाकिस्तान जितने ओडीआई मैचेस खेलेगा, एक्चुअली वो प्रिपरेशन होगी 2027 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप की। तो पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के लिए जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली जाने वाली है, कुछ नए लड़के अनाउंस किए हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि इनकी सिलेक्शन नहीं बनती थी। कुछ सीनियर प्लेयर्स को मैं समझता हूँ टीम से बाहर किया गया है, और कहने वालों का ये भी मानना था कि उनको भी बाहर करना नहीं बनता था। लेकिन जो भी टीम अब सेलेक्ट हो गई है, यानी कि जो स्क्वाड सेलेक्ट होकर भेजा गया बांग्लादेश में, इसमें जो प्लेयर्स हैं जिनको मैं देखना चाहूँगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकते हैं। उन लड़कों के अंदर कैपेसिटी है, टैलेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल के मैच में देखने वाली होगी वो है पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने जो दोनों मेन बल्लेबाज हैं, यानी कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, काफ़ी अरसे थे ये ओपनिंग कर रहे थे। ये दोनों के दोनों जो है टीम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा फ़खर जमान इंजरी की वजह से नहीं है, वरना वो भी ओपनिंग स्लॉट पर ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब एक नई ओपनिंग जोड़ी ट्राई करने जा रहा है, और उसके जो ज़्यादा इम्कान है उसमें साहिबजादा फरहान, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी T20 वर्ल्ड कप में, टॉप स्कोरर रहे एंड तक, उनको जो है वो ओडीआई में मौका मिला है और वो ओपनिंग की एक प्लेस जो है वो उसको यूज़ करेंगे। दूसरे प्लेयर जो उनके साथ होंगे वो मास सदाकत होंगे, जिन्होंने प्रीवियसली T20 में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। जो इमर्जिंग यानी कि टूर्नामेंट हो रहा था उसमें बड़ा शानदार खेले, और इसके अलावा वो बॉलिंग भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ओपनिंग जोड़ी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान क्या प्लेइंग 11 उतार सकता है, कौन से लड़कों को मौका दे सकता है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि ये मैच बांग्लादेश में खेला जाएगा, जो उनका मेन स्टेडियम है ढाका, वहां पर खेला जाएगा। और क्यों मैंने ये लिखा है कि बांग्लादेश जो है वो फेवरेट कंसीडर किया जा रहा है, लोग ऐसा क्यों मानकर चल रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे मैंने ओपनिंग की बात की, 1 डाउन स्लॉट के लिए ज़्यादा चांस है सलमान अली आगा होंगे। 2 डाउन की पोजीशन के लिए मोहम्मद रिजवान होंगे। नंबर 5 पर हुसैन तल्लत होंगे। नंबर 6 के लिए अब्दुल समद भी हो सकते हैं, शमाइल हुसैन भी हो सकते हैं। नंबर 7 की अगर बात की जाए तो मैं समझता हूं कि अबरार अहमद। नंबर 8 फैसल अकरम। नंबर 9 फ़हीम अशरफ। नंबर 10 की अगर बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी। और नंबर 11 हारिस रऊफ। पाकिस्तान ये प्लेइंग 11 उतारता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये एक बेहतर प्लेइंग 11 इस सेंस में है कि जो पाकिस्तान ने स्काउट अनाउंस किया उसमें से मुझे लगता है कि ये एक बेहतर प्लेइंग 11 है, और इसी के ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान बांग्लादेश में कितने अरसे के बाद खेलने जा रहा है, तो पाकिस्तान लास्ट टाइम ओडीआई सीरीज 2015 में खेलने के लिए गया था। उसके बाद अब पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं, और जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गया था तो 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। बांग्लादेश को बांग्लादेश में बीट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तो उनके लड़के पिच से, कंडीशन से वेल अवेयर होते हैं, और वो वहाँ पर बेहतर परफॉर्म करते हैं। पिचें जो ज़्यादातर पिच होती हैं वो ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली होती हैं, और वहाँ पर रन्स बनाना इतना आसान नहीं होता। एवरेज स्कोर की अगर बात की जाए तो 225-30 के राउंड जो है यहाँ पर एवरेज स्कोर है। जो भी टीम पहले खेलती है, ड्यू फैक्टर का बिल्कुल आने का पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए चेज करना कदरे आसान रहता है। देखिए व्यूवर्स, कहने को ये एक आम सीरीज़ है, यानी कि बायलैटरल सीरीज़ है, और इसमें आप बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर 50 ओवर का वर्ल्ड कप आना है, तो मैं समझता हूं कि इस दफ़ा आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी जो कि प्रीवियसली आप करते चले आ रहे हैं, कि हर दफ़ा आपको वर्ल्ड कप के दरमियान जो टाइम मिलता है, वो 2 साल मिले, 1.5 साल मिले, आप उसमें अपना कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते। इस दफ़ा भी अभी आपके पास तकरीबन 1.5 साल का टाइम पीरियड है। इसमें और कोई इवेंट नहीं होना, सिर्फ वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होना है। तो उसके लिए आपको नज़र रखकर चलना है, अपने एरियाज़ को फिलअप करना है, अपने बॉलर्स को भी इंक्लूड करना है, अपने स्पिनर्स को भी लाना है, इसी तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन भी बनाना है। तो ये आपने मद्देनज़र रख कर लड़कों को चांस देना है। ऐसा ना हो कि जिन लड़कों को आज आप खिला रहे हो अगले में ये बाहर हो, फिर जो अगली सीरीज़ में खेलें वो उससे अगली में बाहर हो, और ऐसे ही करते करते जब वर्ल्ड कप सर पर आए तो फिर हम उन्हीं चेहरों को टीम में आता हुआ देख रहे हो जिनको आज आपने उठाकर बाहर किया है, जिसमें बाबर आजम है, जिसमें साइम अयूब है, और जिसमें जो है वो शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है। पता चले एक दफ़ा फिर वो टीम में दोबारा हिस्सा बन गए और वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। आपने इन लड़कों को ग्रूम करना है। ये तो हो सकता है कि एक आधे लड़के को आप लें एक्सपीरियंस को, लेकिन ये नहीं है कि पूरे के पूरे जो टोला है उसको दोबारा लाकर आप टीम में खिला दें, तो रिजल्ट फिर वही होगा
जो इस दफ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा रिजल्ट ना बदलने की बड़ी वजह यही है कि हम उन्हीं चेहरों को बदल बदल कर दोबारा बड़े इवेंट में खिलाते रहते हैं, एक आधा चेहरा इधर उधर कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो सेम ही रह रहा है। मैं ये समझता हूँ कि जिन लड़कों के ऊपर आप अब इन्वेस्ट करने लगे हैं, इसको पूरे साल 1.5 साल इन पर इन्वेस्ट करें और इनको मौका दें ताकि ये परफॉर्म करें, और फिर उसके बाद जब इन्हें मौका दिया जाए वर्ल्ड कप में तो ये वहां जाकर भी बेहतर खेल सकें। और इनमें से जो 19-20 लड़के बेहतर परफॉर्म ना करें, उनकी जगह डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन मौजूद है, जिनमें मैं समझता हूँ कामरान गुलाम की जगह बनती है ओडीआई में। उसको मौका नहीं दिया जा रहा, उसको मौका देना चाहिए। और इन लड़कों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अभी जिस तरीके से इंडिया जीता है वर्ल्ड कप, और उनकी जो डिस्कशन सामने आ रही है कि गौतम गंभीर जो बात कर रहे हैं कि मैंने अपने लड़कों से कहा कि सिर्फ आपने टीम के लिए खेलना है, आपने ये सोच के अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो लड़कों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है कि भाई आप जब ग्राउंड में उतरे तो हर लड़के ने कंट्रीब्यूट करना है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान को जीत दिला सकते हैं, ना कि पर्सनल गेन या पर्सनल माइलस्टोन के लिए। जब आपके लड़के इस डायरेक्शन में सोचने लग जाएंगे तो डेफिनेटली वक्त के साथ चलते चलते ही इंप्रूवमेंट भी आएगी। और साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, देखिए शहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया है, अभी उनकी मैं समझता हूँ दूसरी या तीसरी असाइनमेंट होगी ओडीआई की। अब इनको आपको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक। इसी तरीके से माइक हैसन को अगर आपने बदलना है तो अभी बदल ले, नहीं तो उसके चलने दें, फिर उसको पूरा वर्ल्ड कप दें, मौका दें और उनको गाइड करें कि भाई ये एरियाज आपने गलत किए थे, इसको जो है आप बेहतर कर लें। अब देखते हैं व्यूवर्स क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि अब जो एक टर्न्योर, एक नया दौर शुरू करने लगे हैं, मतलब ओडीआई की कैंपेन का, इसमें हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो हम टी20 में दोहराते चले आ रहे हैं, और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला टेस्ट केस जो है वो बांग्लादेश है, देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।